नमस्कार दोस्तों। तो महाराष्ट्र के जो विधानसभा के इलेक्शंस थे उनके रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं। झारखंड में भी विधानसभा इलेक्शंस हुए, उसके भी रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं और पूरी तरीके से इन दोनों रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस के साथ बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस रहे उसमें बीजेपी से जो उम्मीद नहीं थी जिस स्टेट में, वहाँ पर बीजेपी ने एकदम ही सुपड़ा साफ कर दिया है और कांग्रेस की पूरी छिछल इधर हो चुकी है इस पूरे स्टेट में। मतलब जो बात की जा रही थी ना कि कांग्रेस का जो सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट दिखेगा वो हरियाणा में दिखेगा और महाराष्ट्र में दिखेगा। दोनों ही स्टेट में कांग्रेस ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया है। इस बात को कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, ब्रांड राहुल गांधी और जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है उसका अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं दिखेगा तो वो महाराष्ट्र में दिखेगा, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत झोंकी थी उन्होंने इस एरिया में। पूरी तरीके से फेल रही है कांग्रेस। कांग्रेस की पॉलिसीज, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से फेल रही है एंड दे नीड टू रिथिंक देयर कंप्लीट पार्टी पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप अगर उनको आगे एज अ पार्टी सर्वाइव भी करना है। तो मैं सर्वाइवल की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र के रिजल्ट्स देख लोगे तो कांग्रेस की जो हालत है यहाँ पर, मतलब अखबार में जितने पन्ने होते हैं ना, 20 पन्ने के करीब, उतने ही सीट, उससे भी कम सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस जबकि एक बड़ी पार्टी मानी जाती है और सीटों के हिसाब से अच्छे खासे सीट पर लड़ती है कांग्रेस, बड़ी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर में, लेकिन बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, पूरा उनका जो अलायंस था जिसमें कांग्रेस थी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी और उसके साथ साथ में एनसीपी शरद पवार जी वाली, या अब उसको सुप्रिया सूले वाली एनसीपी कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, वो एनसीपी थी। पूरी तरीके से तीनों पार्टियों ने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्म किया है इसमें और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अकेले ही अपने लेवल पर, अपने दम पर बीजेपी ने यहाँ पर सुपड़ा साफ कर दिया। 132 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 2019 में अगर आप बीजेपी की टैली देखोगे तो जबकि 2019 के चुनावों को बीजेपी का बेस्ट चुनाव कहा जाता था महाराष्ट्र का, वहाँ पर उन्होंने 122 सीटें जीती थी और यहाँ पर 132 सीटें जीत करके आए। मतलब कि जो मेजॉरिटी मार्क है एकदम उस तक पहुँच ही गए हैं। तो एक बात तो यहाँ पर क्लैरिटी से आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र में 288 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं और उसमें अब जो सीएम होंगे उनके, वो एकनाथ शिंदे रह चुके हैं पहले। तो अब कौन सीएम होगा, ये इसका जो सवाल था वो सवाल खत्म हो चुका है। अब सीएम जो भी होगा वो बीजेपी का ही चेहरा होगा और मोस्ट प्रोबेबली देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है इस बार इलेक्शन में और जो उनको रिडिक्यूल किया जा रहा था उन्होंने उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो देवेंद्र फडणवीस आपको यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम फेस दिख सकते हैं। अब ये रिजल्ट जो आया है ये क्यों आया है, इसके पीछे कुछ दो चार बातें करेंगे, दो चार इसके पीछे एनालिसिस को 3-4 पॉइंट्स में मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। देखो, पहला पॉइंट ये रहा कि जो बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है कि उनका ग्राउंड वर्क बहुत तगड़ा रहता है। बीजेपी इज़ नॉट अ रील पार्टी बट इट इज़ अ ऑन ग्राउंड पार्टी। बहुत बार रील पार्टी की हम बात करते हैं ना कि हम जो रील में देखते हैं और रियलिटी में देखते हैं दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अभी मैं आपको आगे फ़र्क समझाऊंगा भी। बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर रील में आपको शायद कुछ और दिख रहा होगा, आपके शॉर्ट फीड्स में जो शॉर्ट्स आती हैं उसमें कुछ और दिख रहा होगा और रियलिटी में बहुत अलग हो गया है। तो यहाँ पर वही हाल रही, बीजेपी ने ग्राउंड वर्क बहुत तगड़ा किया और बीजेपी की कुछ योजनाएं थी। एक योजना की अगर बात करें तो उनकी जो थी लाड़की बहन योजना, लाड़की बहना योजना ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया है बीजेपी के लिए। यहाँ पर लाड़की बहना योजना से वो किस किस चीज़ को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, वही सेम उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्तर रहता है वो वही कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड वर्क में कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर हम चेंजेस लोगों तक पहुँचाएँ। तो लाड़की बहना स्कीम को लोगों तक पहुँचाया गया, जो 7,000 रुपये आ गए। और उसके बाद फिर जो अगर आप देखोगे वर्सोवा वाला जो एरिया है वहाँ पर बीजेपी काफ़ी वीक मानी जाती है। मराठवाड़ा जो डिवीज़न है वहाँ पर बीजेपी रीजन है वो, वहाँ पर बीजेपी वीक मानी जाती है। इन सारे एरियाज़ में भी बीजेपी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूं, पहले जो जिन रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो रीजन्स कौन से हैं, मैप के थ्रू थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं किन रीजन्स की बात कर रहा हूँ। एक बार दिखा करके फिर विल मूव टू दी रिजल्ट्स कि क्या हुआ है। तो इस रीजन में अगर आप देखोगे तो विदर्भ और मराठवाड़ा वो रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, यानी कि शिवसेना जो एकनाथ वाली शिवसेना है इनके खिलाफ भी काफ़ी वहाँ पर प्रोटेस्ट होता रहा है। तो ये रीजन्स के बारे में समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब महाराष्ट्र के इलेक्शंस को समझ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अगर इलेक्शंस को आप देखोगे तो 4-5 रीजन्स हैं और ज़्यादा टिपिकल नहीं है वैसे तो। अगर आप यहाँ पर देखो, ये महाराष्ट्र का पूरा जो हमारा मैप है, यहाँ पर आपको पूरा महाराष्ट्र के मैप में ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये विदर्भ रीजन कहते हैं और ठीक विदर्भ से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो ये मराठवाड़ा रीजन्स हैं। अगर आप इसको एरिया वाइज देखना चाहो
तो ये विदर्भ रीजन में आपका जैसे नागपुर, वर्धा, ये वाशिम, बुल्धाना, ये सब एरिया जो है, अमरावती, ये सब एरिया जो है ये आपके विदर्भ रीजन में आ जाते हैं। उसके नीचे की तरफ आप बढ़ते हो तो यहाँ पर बीड, लातूर, नांदेड़, ये सब इंपॉर्टेंट जो सीट्स हैं ये आती हैं आपकी मराठवाड़ा रीजन में। ये दोनों रीजन में बीजेपी काफ़ी वीक रही है शुरू से, हमेशा से। मराठवाड़ा एक्चुअल में मराठाओं का गढ़ माना जाता है और मराठा डोमिनेंट पॉलिटिक्स यहाँ पर चलती है। जो आप सुनते होते कि मराठा रिजर्वेशन की जो मांग उठती है वो इसी मराठवाड़ा रीजन से उठती है, जहाँ पर मराठा जो है वो बहुतायत में है लेकिन वो पिछड़े हैं, तो वो रिजर्वेशन की मांग करते हैं। जैसे आप जाट आंदोलन और जाट रिजर्वेशन की बात, मांग, डिमांड जो है वो हमेशा सुनते आ रहे हो हरियाणा से, ठीक वैसा ही कुछ मराठवाड़ा एरिया में मराठा जो हैं वो रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी वीक रही है, लोकल लीडरशिप ना मौजूद होने से, और जो भी कह लो यहाँ पर बीजेपी शुरू से हमेशा से वीक रही है। बाकी ये खानदेश का रीजन है ऊपर वाला और नीचे देश का रीजन है, इसको हम नॉर्थ और साउथ महाराष्ट्र भी कह देते हैं। और फिर ये कोने में जो ये कोस्ट से लगा हुआ एरिया है उसको हम कोंकणी रीजन कह देते हैं। तो अब ये रीजन्स अगर आपने समझ लिए हैं तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं जब बात कर रहा था कि मराठवाड़ा में भी बीजेपी ने इस बार ठीक ठाक परफॉर्म किया है तो उसका मतलब क्या था। तो अगर आप देखोगे तो अब मैंने मैप अगर आपको दिखा दिया है तो यहाँ पर हम बिल्कुल आ जाते हैं इस वाले रीजन में। ये पूरा विदर्भ था। अब विदर्भ में आप देखोगे कि कुछ कुछ पॉकेट्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे अरमोरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर ठीक परफॉर्म किया है कांग्रेस ने और कांग्रेस जीत पाई है। अदरवाइज कमोवेश पूरा बीजेपी का एरिया दिख रहा है पूरा इस वाले विदर्भ रीजन में। वहीं आप नीचे की तरफ बढ़ जाओ, नीचे की तरफ जब आप बढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप देखो कि कुछ कुछ एरिया अगर आप छोड़ दो तो भी आपको पूरा मराठवाड़ा में भी बीजेपी नज़र आ रही है, अच्छी खासी लेवल पर बीजेपी यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर बीजेपी नज़र नहीं आ रही है तो वहाँ पर बीजेपी का जो अलायंस है, यानी कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बाकी कोंकण में भी इस बार ठीक ठाक बीजेपी ने सीट्स निकाली हैं, या शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसने ठीक ठाक सीट्स निकाली हैं। ये स्थिति रही रीजन वाइड पॉलिटिक्स में भी कि बीजेपी ने उन रीजन्स में भी सेंधमारी की है जो रीजन कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट रीजन्स बताए जाते थे और कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे। अब कांग्रेस के जायंट्स की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन में करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इतना बुरा परफॉर्म किया है और कांग्रेस 16 सीटों पर है, उसकी वजह से, और कांग्रेस के जो अलायंस है उन सब ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से फेल रहे, 20 सीटें आई उनको। एनसीपी जो कि सुप्रिया सुले वाली एनसीपी है उसको 10 सीटें आई बस यहाँ पर, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, मतलब मैं बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस से कह रहा हूँ, तो 132 सीट, 57 सीट्स एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को, और एनसीपी अजीत पवार 41 सीट। अजीत पवार कैन फाइनली टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड स्माइल नाउ, बिकॉज लोकसभा इलेक्शंस में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट वो डाल नहीं पाए थे, और फिर बात ये चल रही थी कि शायद ब्रेक करके वो दूसरी तरफ चले जाएंगे और ये तमाम चीज़ें, लेकिन वो ही केप्ट हिमसेल्फ इंटैक्ट, वेटेड फॉर द विधानसभा इलेक्शंस एंड ही शोड हिज जो इम्पैक्ट है उनका विधानसभा में 41 सीट ला करके उन्होंने दिखा दिया कि एनसीपी में लोगों ने उनको एज अ पॉलिटिकल हायर ऑफ शरद पवार एक्सेप्ट किया है। नाउ इसमें अगर बात करें कांग्रेस की जो कमज़ोरी की, तो कांग्रेस बुरी तरीके से बहुत कमज़ोर रही। कांग्रेस के 4-5 बड़े लीडर हैं अगर हम इनकी बात करें तो महाराष्ट्र में बाला साहेब थोराट की बात की जाती है। बाला साहेब थोराट बिल्कुल वो मराठा पॉलिटिक्स के लीडर, पूरी तरीके से अपनी सीट हार गए बाला साहब थोराट। नाना पटोले अपनी सीट हार गए। पृथ्वीराज चौहान अपनी सीट हार गए। उसके अलावा विजय वेडगरिवाल अपनी सीट हार गए। ये चारों मतलब जायंट लीडर्स हैं महाराष्ट्र के, ये चारों अपनी सीट्स हार गए। अगर मैं कांग्रेस की सीट्स की बात करूं तो बड़े लीडर्स में अगर आप देखोगे कांग्रेस में, तो एक अमित विलास राव देशमुख जो कि लातूर की सीट से लड़ते हैं, जो कि विदर्भ का रीजन का एक गढ़ माना जाता है, उन्होंने अपनी सीट बचा ली है। यहाँ पर 7,000 के बहुत ज़्यादा मार्जिन से तो नहीं जीते हैं, लेकिन 7,000 के मार्जिन से ठीक ठाक उन्होंने अपनी सीट निकाल ली है। इसके अलावा जितने बड़े नाम मैंने आपको लिए, नाना पटोले वगैरह, सब अपनी अपनी सीट हार गए। तो कांग्रेस की ये स्थिति आ चुकी है महाराष्ट्र में कि जो उनके 4 सीएम कैंडिडेट के चेहरे थे, चारों सीएम कैंडिडेट के चेहरे ही अपना इलेक्शन हार चुके हैं। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ। देखो, उद्धव ठाकरे के पास कम से कम एक ये बहाना है कि भाई मेरे तो पार्टी का सिंबल ही चला गया मेरे से, तो लोगों ने इसलिए एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को दे दिया शिवसेना समझ के, चलो उनके पास ये एक ऑप्शन था। एनसीपी के पास भी ये था
सेम बहाना उनके पास भी है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर, मतलब कि कांग्रेस के पास कोई बहाना नहीं है। उनकी टॉप लीडरशिप कंप्लीटली फेल्ड रही है। राहुल गांधी, ब्रांड राहुल गांधी जो उन्होंने इनकैश करने की कोशिश की महाराष्ट्र में, पूरी तरीके से फेल रहे हैं। लोगों ने नकार दिया है पूरी तरीके से ब्रांड राहुल गांधी को। और वही बात है ना कि उद्धव ठाकरे जो है वो मराठी मानुस वाली जो पॉलिटिक्स है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब आप देखो तो महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी थोड़ी है, अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश का आदमी थोड़ी है, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का आदमी थोड़ी है। दिल्ली में बिहारी भी ठीक ठाक हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी ठीक ठाक हैं, हरियाणा के लोग भी अच्छे खासे रहते हैं। तो अब आप अगर किसी एक रीजन की पॉलिटिक्स को पकड़ करके पूरी कोशिश करोगे अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये बात महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे को जवाब दे दिया है। और जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सीट रही ठाकरे परिवार के लिए, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सीट रही, वो महिम और वर्ली की सीट रही। तो महिम और वर्ली की सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ली की सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे, और वर्ली की सीट बचा ली है आदित्य ठाकरे ने किसी तरीके से। एकदम गढ़ माना जाता है वर्ली को, और गढ़ बनाया गया एमएलसी लेवल के कैंडिडेट को जो बीजेपी में थे, उनको पार्टी से फिर तोड़वा करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करा करके और मैनेज करके समझ लो वर्ली को एक गढ़ बनाया गया। आदित्य ठाकरे वहाँ पर जीत गए, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ 8,000 वोटों का मार्जिन दिखेगा। दूसरी नंबर पर मिलिंद मुरली देवरा बड़े लीडर हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के, उनके बड़े लॉयलिस्ट रहे हैं। अच्छी खासी टक्कर उन्होंने यहाँ पर आदित्य ठाकरे को दे दी थी और सीट निकल जाती उनके चंगुल से, लेकिन जीत गए वो। अब आते हैं महिम की सीट पर। महिम की सीट पर आपने रील वर्सेस रियलिटी की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। रील में आप देखते हो कि संजय राउत बड़े बड़े बयान देते हैं। संजय राउत अपनी हार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस का ये हाल हुआ है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का भी ये हाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देवेंद्र फडणवीस को देखते हो जो सही में ग्राउंड पर काम कर रहे थे और वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रील और रियलिटी का फ़र्क है। वो रील और रियलिटी के फ़र्क में एक और नेता का नाम आता है, राज ठाकरे का नाम, जो भाषण तो बड़े अच्छे देते हैं, बाइट्स तो बड़े अच्छी देते हैं मीडिया को, और बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने मीडिया में अपनी पकड़ बना रखी है। लेकिन जब रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो राज ठाकरे गायब नजर आते हैं यहाँ पर, और ये चीज़ आपको महिम की सीट पर दिखेगी। महिम की सीट पर राज ठाकरे के बेटे, बहुत ही हॉट सीट थी, और ठाकरे परिवार के वंश अमित राज ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे। दो लोगों की ओपनिंग थी इस बार। एक तो आदित्य ठाकरे की ओपनिंग अपने दम पर पहली बार थी। पहले तो बीजेपी के सपोर्ट से जीते थे, अपने दम पर पहली बार थी। उन्होंने अपनी सीट किसी तरीके से बचा ली, लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित राज ठाकरे तीसरे नंबर पर आए हैं और 17,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। तो राज ठाकरे जो इतनी बाइट्स दे रहे थे, जो मीडिया में काफ़ी एक्टिव दिखते हैं, आपको भाषण देते हुए नजर आते हैं, पूरी तरीके से फेल रहे हैं यहाँ पर। और ये सीट जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली महेश बलीराम सावंत ने लड़ झगड़ करके टिकट लिया था, उन्होंने जीत करके दिखा दिया है यहाँ पर। अब एक और रील वर्सेस रियलिटी पर आ जाते हैं। एक एक्टर हैं, और मतलब सो कॉल्ड एक्टर हैं, और बिग बॉस वगैरह में भी गए हैं, एजाज खान, नाम सुना होगा आपने। वर्सोवा की सीट से एजाज खान चुनाव लड़ रहे थे। ठीक, वो एजाज खान जिनके इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलोअर्स जो हैं वो 5-6 मिलियन के करीब हैं, वो एजाज खान इस वर्सोवा की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और वो आए हैं यहाँ पर। हारून खान ने सीट जीती है, और एजाज खान तो मुझे दिखाई नहीं, ये रहे एजाज खान, ये आए हैं 11वें नंबर पर। ये स्थिति रही, मतलब एक कैंडिडेट हैं गीता कुमारी सिंह, उनको एजाज खान से ज़्यादा वोट मिले हैं। शायद वो मतलब मैं तो नहीं जानता इनको पर्सनली, शायद उन्होंने ग्राउंड पर काम किया होगा, तो एजाज खान से ज़्यादा वोट उनको मिले हैं। एजाज खान को यहाँ पर 155 वोट मिले हैं, और महज 65,000 वोटों से एजाज खान ये चुनाव हार गए हैं। ये एजाज खान जिनकी 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपके साथ कोई सेल्फी खिंचवा रहा है और अगर आपसे कोई हाथ मिला ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है पॉलिटिक्स में कि वो आपको वोट देगा। इसीलिए रील रिजल्ट्स और रील रियलिटी के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसीलिए एग्जिट पोल्स देख करके अंदाज़ा मत लगाया करिए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हरियाणा, और अब ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में लोगों ने अंदाज़ा लगा के साफ ये कर दिया था, ये कह रहे थे लोग कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस जो हैं वो कांग्रेस के लिए बड़े सेफ इलेक्शंस होंगे, और उद्धव ठाकरे का एक रिवाइवल होगा पॉलिटिक्स में। अभी उद्धव ठाकरे के लिए अब डन एंड डस्टेड वाली बात हो चुकी है। बीएमसी को चुनाव हैं कुछ टाइम में, और अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो फिर वहाँ पर भी स्थिति उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बीएमसी जो है वो शिवसेना का सबसे कोर हार्ड पॉइंट माना जाता है।
तो अगर वो बीएमसी में बुरा परफॉर्म करते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख कर लग रहा है कि बीएमसी में भी कमोवेश यही हाल होगा, तो फिर डन एंड डस्टेड वाली बात है। सुप्रिया सूले के लिए डन एंड डस्टेड वाली बात है। उनका जो अस्तित्व है अब राजनीति में वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर रिजल्ट्स आपके सामने हैं जो यहाँ पर आ चुका है। तो ये पूरा एनालिसिस था महाराष्ट्र के इलेक्शंस में। हर सीट पर लगभग आपको भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नज़र आएगी, अच्छे खासे मार्जिन से। देवेंद्र फडणवीस जैसे जो नेता हैं उन्होंने अपने पार्टी को लीड किया है। अब झारखंड के इलेक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। झारखंड का इलेक्शन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। मतलब ये एक ऐसा इलेक्शन हो चुका है ना बीजेपी के लिए झारखंड का, जो उनसे क्रैक ही नहीं हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे वो क्रैक नहीं हो पा रहा है। और ये पहला ऐसा स्टेट है, कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जो बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग स्टेट रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। वो स्टेट ये रहा है झारखंड। छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी से आते थे, बीजेपी ने रीथिंक किया उस चीज़ को। जब रमन सिंह हारे और वहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी ने रीथिंक किया कि हमारे टॉप लीडर्स कौन है छत्तीसगढ़ में। तो टॉप लीडर्स या तो ब्राह्मण उनकी पार्टी चला रहे थे छत्तीसगढ़ में, या क्षत्रिय चला रहे थे, या वह मतलब जो बिजनेस क्लास है वो चला रहा है। लेकिन वहाँ पर जो जनता है वो क्या है, जनता ट्राइबल है या ओबीसी जनता है, एससी एसटी जनता है, उसका रिप्रेजेंटेशन पार्टी में है नहीं टॉप लेवल पर। बीजेपी ने उसको रीथिंक किया और फिर बहुत सारे नेता आपको सामने आते हुए नजर आएंगे छत्तीसगढ़ में। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में बहुत ही चर्चित कांग्रेस के फेस हार गए अपना इलेक्शन, और यहाँ पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किलेमारी कर ली, सेंधमारी कर ली। झारखंड उनके लिए बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रहा है, क्योंकि झारखंड में आपको नया पॉलिटिकल चेहरा दिखाई नहीं देगा बीजेपी में। बीजेपी वही पुरानी बाबू लाल मरांडी वाली बीजेपी जो है। तो यहाँ पर बीजेपी वही पुरानी बाबूलाल मरांडी वाली बीजेपी जो है, जो 1991 में इलेक्शन बाबूलाल मरांडी रहते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। जो लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम के लीडर हैं बाबूलाल मरांडी, वो यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो नया फेस एक तो है नहीं यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी ने यहाँ पर रीथिंक नहीं किया जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर जब हम महाराष्ट्र में बात करें तो उन्होंने काम किया, यहाँ पर झारखंड में कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर काम नहीं किया। और अगर आप चेहरा देखोगे, मतलब बीजेपी का मीडिया फेस कौन है झारखंड में, शायद आप बाबूलाल मरांडी का नाम आपने सुना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सुना होगा, आई नो दैट। चेहरा किसका है, पूरा मीडिया फेस कौन बना है यहाँ पर झारखंड इलेक्शन का? तो मीडिया फेस है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के लीडर हैं। अब वो आप यहाँ पर झारखंड में वो क्या करेंगे, तो वो आपको रिजल्ट्स में दिखाई देगा। बीजेपी को यहाँ पर 21 सीट हैं, कांग्रेस को इधर भी 16 ही सीट हैं, लेकिन कांग्रेस के जो अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके पास यहाँ पर 34 सीटें हैं। तो मिला के ठीक ठाक सरकार 88 सीट पर इलेक्शन होता है, मिल जाएगी। आरजेडी ने बहुत ज़बरदस्त शॉक कर दिया है सबको। 6 सीट मिली थी आरजेडी को, अलायंस में कांग्रेस के साथ ही हैं। कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सब अलायंस में है। आरजेडी को 6 सीटें मिली थी, 6 में से 4 सीटें आरजेडी ने जीती हैं। जेडीयू भी यहाँ पर लड़ी थी। जेडीयू का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो जेडीयू शायद यहाँ पर एक भी सीट लाने में नाकामयाब रही है। हाँ, जेडीयू की हालत ख़राब है। यहाँ पर एक सीट जेडीयू जीती है, वही एक सीट है जमशेदपुर की जो जेडीयू जीत पाई है, लेकिन वरना जेडीयू की हालत इसमें ख़राब रही है। लेकिन आजसू पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था वो बीजेपी, आजसू, ये जेडीयू इस तरीके, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली यानी कि चिराग पासवान वाली पार्टी, वो यहाँ पर वो दिया गया था। तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक सीट यहाँ पर जीत ली है। और वही हाल आजसू का रहा। आजसू से बहुत उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन आजसू ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया। और सिर्फ एक मांडू की सीट है, निर्मल महतो बड़े लीडर हैं, बड़े कम मार्जिन से बेचारे 231 के वोटों के मार्जिन से वो ये चुनाव जीत पाए हैं। तो ये स्थिति रही झारखंड में बीजेपी की। तो झारखंड एक बहुत ही चैलेंजिंग स्टेट है बीजेपी का। और झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स जो है उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक तो झारखंड के लोगों को ये बड़ा टेंशन रहता है, आपने देखा भी होगा, और झारखंड के लोगों से आप मिलोगे, वो ज़मीन को लेकर के अपने बहुत इमोशनल होते हैं। जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि कॉरपोरेट्स कहीं हमारी ज़मीन ना हथिया लें या कॉरपोरेट्स हमारी ज़मीन ना छीन लेके चले जाएं। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और इसीलिए मूवमेंट्स आपको झारखंड में हमेशा दिखाई देते हैं। बीजेपी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उनके पास सिर्फ एक नैरेटिव था, एक मुद्दा था कि बाहर से बहुत लोग आकर के बस गए हैं, बांग्लादेश से बहुत लोग आकर बस गए हैं, यहाँ पर इनको हटाओ और ये घुसपैठियों को भगाओ, और इस तरीके का बस एक नैरेटिव था हेमंत बिस्वा शर्मा के पास। और हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के लीडर थे,
तो हेमंत सोरेन के लिए बहुत आसान था ये कह देना कि हेमंत बिस्वा शर्मा को थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनाओगे, अपने किसी नेता को बनाओगे। तो हेमंत सोरेन जो हैं वो बहुत ईजिली इस चीज़ को टैकल कर पाए, बीजेपी क्योंकि वीक थी। और कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने ही जो यहाँ पर महतो पॉलिटिक्स की ज़बरदस्त जो पॉपुलैरिटी है वो हेमंत सोरेन की वजह से हुई है, क्योंकि महतो के बीच में उन्होंने एक पैरेलल डिवाइड किया। उन्होंने टाइगर जयराम महतो जैसे चेहरों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना शुरू किया, और कहते हैं कि हेमंत सोरेन एंड टीम ही टाइगर जयराम महतो जैसे जो इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं उनको खड़ा करना शुरू किया, और उनकी पॉपुलैरिटी के आगे सुदेश महतो जैसे जो बड़े लीडर थे बीजेपी के वो फीके पड़ने लग गए, और इसीलिए झारखंड एक ऐसा स्टेट बन गया बीजेपी के लिए जो क्रैक नहीं हो रहा उनसे। तो बीजेपी ने झारखंड लूज़ किया, यहाँ पर कांग्रेस अलायंस जेएमएम की वजह से कांग्रेस ने स्टेट को बचा लिया है। और कांग्रेस का यही हाल रहता है कि वो जिस भी स्टेट में अलायंस में रहते हैं ना, वो उस स्टेट के जो बड़ी पार्टी है उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि इस बार कांग्रेस ने पूरा हथियार डाल दिए और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए। उद्धव ठाकरे की वो अस्तित्व था नहीं इस बार के इलेक्शन में, तो फेल हो गए। ठीक वैसा ही कुछ हाल कांग्रेस का यहाँ पर है कि वो पूरी तरीके से जेएमएम के ऊपर डिपेंडेंट रहे। कांग्रेस का यही हाल उत्तर प्रदेश में था। जब वो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे थे तो अखिलेश यादव के ऊपर अब तुम्हारे हवाले साथियों लेके हमको अपने कंधे पे ढो, तो वही अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपने कंधे पे बैठाया और ढोते रहे उनको। वही स्थिति कांग्रेस की रही है, और एज अ पार्टी दे नीड टू सीरियसली रीथिंक ऑल दीज थिंग्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट सीट के बारे में अगर बात कर लें महाराष्ट्र इलेक्शंस में, तो अपने समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में एक सीट जीतती है। इस बार 2 सीट जीती है समाजवादी पार्टी, और एक सीट बड़ी चर्चित है जो कि अबू आज़मी की सीट है। वो अबू आज़मी की सेफ सीट माना जाता है उसको। अबू आसिम आज़मी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उनकी सेफ सीट यहाँ पर शिवाजी नगर मानी जाती है। और अबू आज़मी जो हैं वो यहाँ से 54,000 वोटों से जीते हैं, मतलब 12,000 वोटों से जीते हैं। तो ये एक समाजवादी पार्टी की सेफ सीट रहती है, और एक सीट इस बार भिवंडी ईस्ट की और आ गई है समाजवादी पार्टी के लिए। तो अबू आज़मी ने अपनी सीट बचा ली है। बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में। मतलब समाजवादी पार्टी का क्या ही अस्तित्व है खैर महाराष्ट्र में, जितना कुछ भी है वो अबू आज़मी की वजह से है। ये अबू आज़मी जो बड़ी फिल्म एक्ट्रेस आयशा टाकिया हैं, ये उनके ससुर लगते हैं अबू आज़मी। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल और पूरा एनालिसिस महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शंस का समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियोस में फिर बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।